मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम आज आपको सेंटेंस के काइंड्स के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि हमने सेंटेंस के बारे में हमने अपने पहले वीडियो में सेंटेंस की परिभाषाएं दी थी और ये बताया था कि सेंटेंस क्या होता है, उसकी परिभाषाएं क्या होती हैं, उसका निर्माण कैसे होता है। इसकी जानकारी हमने अपने सेंटेंस के बेसिक पार्ट 1 में आपको दिया था। जिन स्टूडेंट ने उसका अध्ययन नहीं किया वो हमारे YouTube चैनल पर जाकर उसके पार्ट 1 को देख सकते हैं। आज हम उसी क्रम में सेंटेंस के पार्ट 2 का निर्माण करने जा रहे हैं और आज हम आपको बताएंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, वो क्या होते हैं, उनकी परिभाषाएं क्या होती हैं, उसका डिटेल में हम आपको आज वर्णन करने जा रहे हैं। तो आइए चले हम अपने क्लासेस को आज आरंभ करते हैं। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस। कल हमने आपको बताया था, नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है। तो हमने आपको बताया था कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त होता है वाक्य कहलाता है। इसकी और परिभाषाएं भी हमने बताई थी कि जैसा कि हमने बताया था कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। A group of words which gives a complete sense is called a sentence. Another definition मैंने दिया था, a group of meaningful words is called a sentence. और हमने आपको बताया था कि वर्ड सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है। जनरल हमने बेसिक जानकारी आपको कल दी थी। तो आज उसी क्रम में हम अपने सेंटेंस के पार्ट 2 का निर्माण करने जा रहे हैं। तो चलिए आज का क्लास हम आरंभ करते हैं और आज हम देखते हैं सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो हमने कल आपको बताया था सेंटेंस यानी वाक्य, और फिर हमने आपको उसकी परिभाषाएं दी थी। आज हम सेंटेंस के काइंड्स यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के प्रकार। जैसा कि सब ज्ञात है कि वाक्य कई प्रकार के होते हैं, जिसमें हम साधारण वाक्य कह सकते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य कह सकते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कह सकते हैं। इन्हीं का आज हमें अंग्रेजी में अध्ययन करना है और हमें देखना है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो आरंभ करते हैं। तो अगर हम वाक्य के प्रकार की बात करें तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वाक्य की जब टाइप्स की बात करते हैं तो वाक्य के जब हम टाइप करते हैं तो वो दो प्रकार से उसका विभाजन करते हैं। एक तो भाव के आधार पर करते हैं और एक रचना के आधार पर। तो हमने आपको बताया था नेक्स्ट वीडियो में कि वाक्य की जब संरचना होती है तो वो दो प्रकार से होती है। एक तो रचना के आधार पर होती है और दूसरे भाव के आधार पर यानी सेंस के आधार पर होती है। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो भाव के आधार पर बात करने जा रहे हैं, यानी भाव के आधार पर हमारे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये हमें देखना है। तो भाव के आधार पर हमारे वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। नंबर 1 में होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस इसको हम हिंदी में अगर कहें तो कह सकते हैं विधि सूचक वाक्य। विधि सूचक वाक्य। और बात करते हैं पार्ट सेकंड की, तो टाइप सेकंड की बात जब करते हैं तो दूसरा वाक्य जो होता है वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी प्रश्न वाचक वाक्य। तीसरे पॉइंट जब आती है तो बात आता है इंपैरेटिव सेंटेंस। यानी आज्ञा सूचक वाक्य।
फिर चौथे प्रकार के जब हम आते हैं तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादि बोधक वाक्य। और पांचवें नंबर पे हमारा आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी भाव या इच्छा सूचक वाक्य। तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस यानी विधि सूचक वाक्य। ठीक है। दूसरा क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्य। चौथा क्या होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादि बोधक वाक्य। और पांचवा क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक या भाववाचक वाक्य। ठीक है। तो ये 5 प्रकार के हमारे वाक्य होते हैं। सेंस के आधार पर, भाव के आधार पर जब रचना होती है वाक्य की, तो ये 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो आज हम इसी के बारे में, आज का जो क्लास हमारा है वो इसी पे डिपेंड होगा। आज हम इन्हीं के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे कि वाक्य जो है वो क्या होते हैं। ये 5 प्रकार के जो वाक्य हैं इनमें क्या होता है, कैसे होता है, इन्हीं सारी चीजों का अध्ययन हम आज अपनी इस क्लास में करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है, जो पहला वाक्य है वो हमारा क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। तो आइए अब हम देखते हैं सबसे पहले भाग को, पहले पार्ट को, जिसका नाम क्या है? असर्टिव सेंटेंस। इसकी हिंदी क्या होती है? विधि सूचक वाक्य। तो इस यानी असर्टिव सेंटेंस यानी विधि सूचक वाक्य, इसका जब हम अध्ययन करते हैं तो इसकी सबसे पहले बात आती है कि इसमें होता क्या है, ये वाक्य किस प्रकार के होते हैं, इसमें क्या है, जिससे हम इसका नाम असर्टिव सेंटेंस रखते हैं यानी विधि सूचक वाक्य रखते हैं। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो हमें ये होता है, अगर हम जनरल आम बोलचाल की भाषा में इसकी बात करते हैं तो हम कहते हैं ऐसे वाक्य जिसमें किसी कार्य या घटना के होने या ना होने की सूचना मिले, क्या कहलाते हैं? विधि सूचक वाक्य कहलाते हैं। एक बार फिर से हम आपको बताते हैं, ऐसे वाक्य, ऐसे हिंदी वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें किसी कार्य या घटना के होने या ना होने की सूचना मिले, विधि सूचक वाक्य कहलाते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है। अगर हम इसको लिखकर आपको बताएं तो हम कह सकते हैं ऐसे वाक्य जिसमें किसी कार्य या घटना के होने या न होने की सूचना मिले, विधि सूचक वाक्य यानी असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो आपने परिभाषा बोर्ड पर भी देखा और लिखा हुआ वहां,
ऐसे वाक्य जिसमें किसी कार्य या घटना के होने या ना होने की सूचना मिले विधि सूचक वाक्य अर्थात असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। हमने एक चीज यहां देखा है कि यहां हमने परिभाषा में देखा होने या ना होने, अर्थात यहां दो बातों का वर्णन हो रहा है, होना भी हो रहा है और ना होना भी हो रहा है। यानी यहां दो कार्य का होना पाया जा रहा है, एक तो किसी कार्य का होना और दूसरा ना होना। तो यहां अब हम ये कह सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस में दो प्रकार के कार्य पाए जाते हैं, एक तो कार्यों का होना होता है और दूसरा कार्यों का ना होना होता है। अब अगर हम एग्जाम्पल देना चाहें तो कह सकते हैं, सिंपल वाक्य अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है। ठीक है, यहां राम के घर जाने का कार्य हो रहा है और इसी बात को अगर हम फिर लिखते हैं, राम घर नहीं जाता है, तो यहां हम देख रहे हैं कि राम के घर जाने का कार्य नहीं हो रहा है। तो हम दोनों बात दो जो एग्जाम्पल दिए दोनों हम देख सकते हैं कि एक में कार्य का होना पाया जा रहा है और दूसरे में कार्य का ना होना पाया जा रहा है। इससे एक बात स्पष्ट होकर सामने आती है कि असर्टिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं। ये बात स्पष्ट रूप से निकलकर सामने आती है कि असर्टिव सेंटेंस विधि सूचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं और वास्तव में यह स्पष्ट हो गया और यही कारण था हमारा इसे समझाने के लिए कि असर्टिव सेंटेंस दो भाग में होते हैं, असर्टिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि वो दोनों प्रकार कौन कौन से हैं। असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, हमने आपको बताया ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो एक है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। सकारात्मक को हम स्वीकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। ठीक, और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। तो हमने देखा कि असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की जब हिंदी बात करते हैं तो हम उसे सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं, जबकि निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य उसकी जब हिंदी की बात करते हैं तो वहां हमें स्पष्ट रूप से सामने आता कि वो नकारात्मक वाक्य। तो अब हम देखते हैं कि स्वीकारात्मक अर्थात सकारात्मक वाक्य की परिभाषा क्या हो सकती है। हम उसे अगर वाक्य के रूप में व्यक्त करना चाहें, उसे एक सेंटेंस के रूप में व्यक्त करना चाहें तो हम उसकी परिभाषा क्या दे सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की परिभाषा। तो हमने सकारात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य जो हमने लिखा हुआ उस शब्द से ही एक चीज स्पष्ट होता है कि ऐसे वाक्य जिसमें किसी कार्य या घटना के होने की सूचना मिले, ऐसे वाक्य जिसमें किसी कार्य या घटना के होने की सूचना मिले क्या कहलाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। परिभाषा हम आपको लिख के भी दिखाते हैं।
सॉरी, ठीक है। हमने परिभाषा आपको दिया। दिखाई नहीं दे रहा होने की सूचना मिले। शायद स्पष्ट नहीं हो रहा था, हमने कहा इसको स्पष्ट कर दें। ऐसे वाक्य जिनसे किसी कार्य या घटना के होने की सूचना मिले सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है। तो अभी आपने परिभाषा देखा, ऐसे वाक्य जिनसे किसी कार्य या घटना के होने की सूचना मिले सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। इसके पहले हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था। हमने बताया था आपको राम घर जाता है। वहां आपने देखा था कि वहां क्या हो रहा, कार्य के होने की सूचना मिली थी, इसलिए वो वाक्य क्या था, सकारात्मक वाक्य था। चलिए और एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे मैं सॉरी, जैसा कि हम आपको और एग्जाम्पल देना चाहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। ठीक, तो मेरे द्वारा क्या कार्य हो रहा है, पुस्तक के पढ़ने का कार्य हो रहा है, यानी हम स्वीकार कर रहे हैं कि हम पुस्तक पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसी तरह और दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं। वह बाजार गया। ठीक है। यहां भी हम देख रहे हैं कि उसके द्वारा बाजार जाने का कार्य हो रहा है। तो ये परिभाषा स्पष्ट रूप से सामने आती है कि अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य को कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें किसी कार्य घटना के होने की सूचना मिले। ठीक है। और इसी के अंतर्गत हम दूसरे पार्ट पे आते हैं, जो कि क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। यानी नकारात्मक वाक्य। ठीक है। तो हमें अफर्मेटिव में परिभाषा देखा, ऐसे वाक्य जिसमें किसी कार्य या घटना के होने की सूचना मिले वो क्या कहलाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। इसी क्रम में हम आपको बताने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस। सेम वही परिभाषा, सेम वही सब कुछ होंगे, बस थोड़ा सा अंतर होगा और हम इसकी परिभाषा को इस प्रकार कर सकते हैं। तो हम अब नेगेटिव सेंटेंस की परिभाषा देखते हैं और सेम उसी परिभाषा को हम थोड़ा सा बदलकर हम नेगेटिव सेंटेंस की परिभाषा बनाते हैं और कहते हैं क्या, ऐसे वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे किसी कार्य या घटना के, हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देखा था कि किसी कार्य घटना के होने की सूचना मिली थी और यहां क्या होगा कि ना होने की।
ठीक है, हमने अफर्मेटिव में देखा था ऐसे वाक्य जिनसे किसी कार्य घटना के होने की सूचना मिले अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। सेम वही परिभाषा हम यहां भी दे रहे हैं, ऐसे वाक्य जिनसे किसी कार्य घटना के न होने की सूचना मिले निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। बस इतना सा अंतर है इन दोनों परिभाषाओं के बीच में। तो आइए अब हम एग्जाम्पल भी इसका देखते हैं और हम देखते हैं अभी आपको इस बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, वह बाजार जाता, वह बाजार गया। अब इसी को हम निगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूं, वह बाजार नहीं गया। अब आप लोग सोचते होंगे कि हम केवल हिंदी में ही इसकी व्याख्या कर रहे हैं, इसका अंग्रेजी ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं। तो इसके पीछे हमारा ये मकसद है कि पहले हम आपको इसके बारे में अच्छी तरह से समझा दें, फिर उसके बाद फिर हम उसको इंग्लिश का कन्वर्ट करें, ताकि आपके माइंड में उसके बारे में तो अच्छी तरह से पता चल जाए कि ये होता क्या है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी तो हो जाए। फिलहाल चलिए, अगर एग्जाम्पल्स है तो उसको हम अंग्रेजी में कन्वर्ट करके, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके आपको बताते हैं। जैसे हमने अफर्मेटिव सेंटेंस का परिभाषा दिया था, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। तो मैं पुस्तक पढ़ता हूं, इसे अगर हम और तोड़ दें वाक्य को तो कह सकते हैं मैं पढ़ता हूं पुस्तक, मैं पढ़ता हूं पुस्तक। तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। ठीक है, पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है? रीड। ठीक है, और क्या पढ़ता हूं? पुस्तक, यानी आई रीड अ बुक। ठीक, इसी तरह वह बाजार गया, यानी वह गया बाजार, तो वह की अंग्रेजी ही। जाने की अंग्रेजी गो, लेकिन गया है यानी हम पास्ट टेंस में हैं, तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। तो क्या हो जाएगा? ही वेंट। कहां गया? बाजार गया, बाजार से टच हुआ ना, तो ही वेंट टू मार्केट। ठीक है, अब इसी का हमें निगेटिव बनाना है, तो हम देखते हैं ही रीड अ बुक। अब इसकी निगेटिव जो बनेगी तो हमें नॉट का प्रयोग करना है, लेकिन टेंस के आधार पर करना है, और जब टेंस के आधार पर करेंगे तो हमें वहां की हेल्पिंग वर्ब को भी देखना होगा। तो इसलिए हम कहेंगे आई डू नॉट रीड अ बुक। ठीक, वह बाजार नहीं गया, यानी ये पास्ट है, तो हो जाएगा ही डिड नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, तो हमने आज सीखा अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, और फिर उसके बारे में हमने जाना कि अफर्मेटिव सेंटेंस दो हमने देखा, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अब हम सेंटेंस के दूसरे पावदान पर जाते हैं, जहां हमें मिलता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब हम सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और उसके बारे में जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो हम सीखने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि हिंदी शब्द से ये स्पष्ट है कि प्रश्नवाचक वाक्य, कहने का मतलब कि ऐसे वाक्य, अगर हम जनरल परिभाषा बनाएं और हम कहें कि ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछने का भाव व्यक्त हो, क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, यानी ऐसे वाक्य
जिनसे प्रश्न पूछने का भाव व्यक्त हो। प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछने का भाव व्यक्त हो क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, अब प्रश्न पूछने का भाव व्यक्त, और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह यानी मार्क ऑफ क्वेश्चन मार्क, यानी कहने का मतलब क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हम करते हैं। और अगर हम अपने साधारण भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं उल्टा टा का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? उल्टा टा। ठीक है, तो अब इसके एग्जाम्पल भी देख लें। जैसे क्या वह बाजार गया? ठीक है, ओके। और इसी को और हम एक तरह से कह सकते हैं वह बाजार क्यों गया? तो अब हम देख रहे हैं कि यहां भी हमें दो प्रकार का मिल रहा है। एक तो क्या शब्द वाक्य के पहले आ रहा है, और दूसरे में हम देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड, यानी कहने का मतलब क्यों शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है। तो यहां भी इससे एक चीज स्पष्ट होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। हाँ, ये वास्तव में ऐसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर एक जो होता है वो होता है यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, और दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड को हम QW भी लिख सकते हैं, टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन को हम एक और नाम दे सकते हैं, सहायक क्रिया से आरंभ होने वाले वाक्य। क्योंकि हम हिंदी में देख रहे हैं क्या शब्द पहले आया, सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होने वाले वाक्य। ठीक है, तो दो प्रकार के हमारे वाक्य मिले। चलिए हम पहले प्रकार की परिभाषा के बारे में कहें तो पहला प्रकार हमारा क्या है? यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम आपके बोर्ड पर लिख के दिखाते हैं। ऐसे हिंदी वाक्य, ऐसे हिंदी वाक्य जिनके आरंभ में क्या आता है? ऐसे हिंदी वाक्य जिनके आरंभ में क्या आता है तथा जिनका उत्तर हम हाँ या ना में देते हैं। ठीक है, ऐसे हिंदी वाक्य जिनके आरंभ में क्या आता है और जिनका उत्तर हम हाँ या ना में देते हैं क्या कहलाते हैं? यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो
ऐसे हिंदी वाक्य जिनके आरंभ में क्या आता है तथा जिनका उत्तर हम हाँ या ना में देते हैं, यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन कहलाते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि क्या वह बाजार गया, ठीक है। अब अगर इसकी अंग्रेजी हम बनाएं, अगर हम इसकी अंग्रेजी बनाते हैं तो हम क्या कहेंगे, डिड ही गो टू मार्केट। हमने देखा कि हम अंग्रेजी वाक्य का आरंभ किससे कर रहे हैं, सहायक क्रिया से कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब से कर रहे हैं, इसीलिए इसका एक नाम और दिया जा सकता है हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होने वाले वाक्य, ठीक है। आगे इसी को और एक वाक्य देते हैं, क्या वह किताब पढ़ता है। तो अगर इस बात को हम कहें तो हम कह सकते हैं कि पढ़ता है, डज ही रीड अ बुक, ठीक है। डिड ही रीड अ बुक। तो एक चीज हमें समझ में आ गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट जो होता है उसमें हमारा वाक्य का आरंभ अगर अंग्रेजी की बात करें तो सहायक क्रिया से होता है और हिंदी की बात करें तो क्या शब्द से होता है। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड की तरफ, यानी क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो हम इसको पहले मिटा दें। चलिए अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड के बारे में, यानी क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चन की परिभाषा। तो हम कह सकते हैं, हमने हिंदी एग्जाम्पल देखा था और हिंदी एग्जाम्पल में हमने देखा था कि वह बाजार क्यों गया। क्वेश्चन वर्ड कहां आया, हिंदी में क्वेश्चन वर्ड कहां आया, बीच में आया, ठीक है। तो अब इसकी परिभाषा हम कहें, ऐसे हिंदी वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि आए, क्या कहलाते हैं, ऐसे हिंदी वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए क्या कहलाते हैं, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चन कहलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चन, इसको हम WH फैमिली भी कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन वर्ड है सबका आरंभ या तो W से या तो H से हुआ है, तो WH फैमिली भी हम इसे कह सकते हैं। तो एग्जाम्पल अब देते हैं, वह आगरा क्यों गया। हम देखते हैं क्यों शब्द कहां आया, वाक्य के बीच में आया, लेकिन जब इसकी हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो ये क्यों शब्द की अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले आती है और उसके बाद उस वाक्य के टेंस के आधार पर उसकी सहायक क्रिया क्वेश्चन वर्ड के साथ आती है। तो क्यों की अंग्रेजी क्या हो जाती है, वाई। अब गया इसलिए यहां लग गया डिड, वाई डिड ही वेंट, वेंट तो हो नहीं सकता, वाई डिड ही गो टू आगरा, अंडरस्टैंड। तो इस आधार पर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूरा हुआ। अब हम तीसरे पावदान पर चलते हैं और बात करते हैं
इंपरेटिव सेंटेंस की। तो अब हम इंपरेटिव सेंटेंस को देखेंगे। तो हम देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य, इस एक शब्द से यह स्पष्ट है कि ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा वगैरह की बात आएगी। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं ऐसे वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे आदेश, आज्ञा, सुझाव, प्रस्ताव, निवेदन, शिक्षा आदि आदि का भाव व्यक्त हो, क्या कहलाते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक, ऐसे वाक्य जिनसे आदेश, आज्ञा, सुझाव, प्रस्ताव, निवेदन आदि का भाव व्यक्त हो, क्या कहलाते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। हमने आपको देखा, आपको बताया हमने, ऐसा वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, निवेदन, शिक्षा, सुझाव, सलाह, परामर्श आदि का भाव व्यक्त हो, क्या कहलाते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। एक चीज क्लियर करना कि इंपरेटिव सेंटेंस में वाक्य का आरंभ हमेशा क्रिया से होता है और वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होता है। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि इंपरेटिव सेंटेंस का आरंभ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होता है, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से होता है। जैसे कि बाहर जाओ, ठीक, यहां आओ, ठीक है। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि इंपरेटिव सेंटेंस में ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, निवेदन, शिक्षा, सुझाव, सलाह, परामर्श, आदेश आदि का भाव व्यक्त हो, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पे और हम बात करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की। ठीक है, तो अगला सेंटेंस हमारा क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी विस्मय आदि बोधक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें विस्मय हो, आश्चर्य हो, तो हम इसकी परिभाषा जब बनाएंगे तो हम कहेंगे ऐसे वाक्य जिनसे हृदय की तीव्र भावनाएं, जैसे हर्ष, शोक, विषाद, आश्चर्य, आदि का बोध हो। जिसमें आदि बोधक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे वाक्य जिनसे हृदय की तीव्र भावनाएं जैसे हर्ष, शोक, विषाद, आश्चर्य आदि भावनाएं व्यक्त हो, क्या कहलाते हैं? विस्मय आदि बोधक वाक्य कहलाते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसे वाक्यों के अंत में हमेशा मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन यानी
विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, क्या होता है? विस्मय बोधक चिन्ह। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल दें तो यहां प्राय हम मानते हैं कि वाक्यों के आरंभ में हमें विस्मय बोधक शब्द मिलते हैं, जैसे हुर्रा, हमने आपको लिखा है हुर्रा, ब्रैवो, ओ, ऐसे तमाम वर्ड्स हैं जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत यूज किए जाते हैं। हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत व्हाट और हाउ का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन वहां वो क्वेश्चन वर्ड नहीं होता बल्कि एक्सक्लेमेशन वर्ड होता है। ठीक है, तो क्योंकि हमारा क्लास बहुत लंबा होता जा रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा इसे ब्रेक करके थोड़ा सा छोटे में आपको बता रहे हैं। और हम अपने अंतिम टॉपिक पे जाते हैं जिसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या नाम है? एट द लास्ट हम देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य अर्थात ऐसे वाक्य जो इच्छा पे डिपेंड हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं परिभाषा कि ऐसे वाक्य जिनसे इच्छा, आशीर्वाद, श्राप, प्रार्थना आदि का भाव व्यक्त हो। क्या क्या? इच्छा, आशीर्वाद, श्राप, प्रार्थना आदि का भाव व्यक्त हो, क्या कहलाता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य कहलाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, लोग कहते हैं दीर्घायु हो, ठीक है, भगवान तुम्हारा भला करे, तमाम ऐसे वाक्य हैं जिनको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के रूप में रखते हैं। और एक चीज एक क्लियर करिएगा कि ऐसे वाक्यों में प्रायः में शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, और अगर प्रार्थना है तो ऐसे वाक्यों के आरंभ में गॉड शब्द आता है, और अगर भाव है, इच्छा है, तो ऐसे वाक्यों के बीच में शब्द का प्रयोग होता है। और ऐसे वाक्यों के अंत में हमेशा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन अर्थात विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसीलिए आगे जब आप जाओगे तो आपको वाक्य केवल और केवल 4 प्रकार के मिलेंगे, क्योंकि आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत रख दिया जाता है। ठीक है, लेकिन हमें आपको वाक्य के प्रकार के बारे में बताना था, इसलिए हमने आपको बताया कि वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्लास पार्ट ऑफ टाइप ऑफ सेंटेंस का आज यहाँ कंप्लीट होता है। हम अपने अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।